कुछ गोली वोली चला दी थी आपने, क्या क्या किस्सा था? देखिए ये ऑन कैमरा बोलने वाले हैं बहुत कुछ, ये शिक्षक हैं लेकिन गोली चला चुके हैं। हाँ, नहीं तो फिर वो चिल्लाएंगे ना कि देखो मौलाना के मुंह से निकल गया मक्का। पिताजी मेरे आए सुबह तो फादर ने उनसे बताया कि आपका लड़का स्कूल में शराब पीता, तो मैंने ऐसे देखा मित्र स्कूल में नहीं पीते हैं ना, घर पे पिया करो। मेरे बेटे की बलि मांग रहे थे, अपने बेटे की बलि कोई देता है? तो सीएम साहब कहते हैं हमारे पार्टी की छवि वो भी सुधर जाएगी। पीछे खरगोश बैठे हुए हैं, पूरा तो गोली कांड में ये भी। आप जेल गए? नहीं, मैं जेल नहीं गया हूँ। नहीं बताइए। मैं कह रहा हूँ इतना सोचना तो नहीं पड़ता। नहीं। सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें आप हर रोज देखते हैं, आप उनसे इंस्पायर भी होते हैं, रोज उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, पर आप उनके बारे में उतना नहीं जानते जितना आप इच्छुक होते हैं। ऐसी ही एक बड़ी हस्ती आज हमारे साथ हैं। स्वागत करता हूं मैं अवध ओझा जी का। जी न्यूज में पहली बार आपका एक इंटरव्यू होने जा रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ये मैं भी भाग्यशाली हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। एक बड़ा सवाल है, देखिए अब बहुत से माध्यम से आपकी वीडियोस आते हैं, कभी फेसबुक में आता है, कभी यूट्यूब में आता है, सब आपका नाम तो आप जान चुके हैं, लेकिन कंफर्म डिटेल्स नहीं है। तो एक बेसिक सवाल ये कि कौन है अवध ओझा, इससे शुरुआत करते हैं। नहीं, बिल्कुल। वैसे भी मुझे तो इन सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैं एक एक्सीडेंटल सोशल मीडिया पे नोन पर्सनैलिटी हूँ, और उस एक्सीडेंट का नाम है कोरोना। कोरोना आया, अब हम बंद हो गए अपने अपने घरों में। बंद हो गए तो वैसे बंद होने का कोई पूरा नया अनुभव नहीं था, पुराने भी अनुभव हैं, लेकिन वो कि मतलब ठीक है जो है, महीने भर के लिए बंद हो गए, 2 महीने के लिए बंद हो गए। तो ये हुआ कि अच्छा सिर्फ बंद ही नहीं हुए हम सब में एक भय शुरू हो गया। एक न्यूज़ चलने लगी कि यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ इतने लोग मर रहे हैं, चाइना में ये हो रहा है, टर्की में ये हो रहा है, फ्रांस में लोग सड़कों पे गिर गए। तो मुझे लगा, और मैंने चारों तरफ से जो मुझे खबरें आने लगी कि भैया यहाँ ऐसा हो गया। मेरा भतीजा मर गया 27 साल का, और ठीक 1 महीने पहले मेरे घर में अखंड भागवत का पाठ था, उसने सब कुछ संभाला था, और वो 27 साल का लड़का वो बेचारा कोरोना की बलि चढ़ गया। तो मुझे लगा कि अब क्या करें कि खुद को भी इंगेज रखना है, समाज को भी इंगेज रखना है। तो उसमें ये मोबाइल मुझे बड़ा काम आया, और फेसबुक पे मैं ऑनलाइन होना शुरू हुआ। और फेसबुक पे मैंने सोचा नहीं, मैं फेसबुक पे 2 काम करूंगा। एक तो मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, और दूसरा मैं लोगों को इतिहास की कहानियां सुनाऊंगा। और जब मैंने शुरू किया लोगों को बताना कि भाई 70% लंग्स इन्फेक्टेड थे वो ठीक हो गए, 80% इन्फेक्टेड थे वो ठीक हो गए, तो करीब 2-4 दिन के बाद से मुझे फ़ोन आए कि अरे यार अवध भैया बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी हिम्मत मिल रही है, और ऐसा हो रहा है। तो वो जो हिम्मत, किसी को हिम्मत मिली और मुझे उत्साह मिला। भाई किसी भी काम करने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो उत्साह। गांधी जी इंडिया में थे, कोई उन्हें पूछता ही नहीं था। साउथ अफ्रीका पहुंचे, पब्लिक उनके पीछे भागने लगी। जो आदमी एक बैरिस्टर नहीं हो पाया इंडिया में, उसको उत्साह ने राष्ट्रपिता बना दिया। और उत्साह से जो मेरी कहानी शुरू हुई, तो फिर उसके बाद तो मुझे ही नहीं पता चला कि मैं कहां पहुंच गया। और तो ये वीडियोस बनाने का जो दौर है कब से शुरू हुआ? एग्जैक्ट अगर एक डेट बताएं कि भाई ये मेरी पहली वीडियो मैंने डाली थी, वो लॉकडाउन का ही दिन था? लॉकडाउन का समय था, और जहाँ तक मुझे याद है अप्रैल का समय था। हमारे बड़े साले हैं अंकित मिश्रा जी, तो वो थोड़ा ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास एक वो आईपैड था, तो उन्होंने कहा हम आईपैड पे आपकी वीडियो शूट किया करेंगे। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। और तो आपने वो उसमें पढ़ाया जैसे कि आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो पढ़ाना शुरू किया। तो सिविल सर्विसेज की जब बात आती है तो आप एक टीचर बन गए, लेकिन आप बनना तो एक सिविल सर्वेंट चाहते थे। तो क्या वो कहानी रही कि आपने कितनी बार ट्राई किया और आप असफल हो गए? ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब आपको उसका गिला होता है? क्योंकि मैं तो मानता हूं कि आप असफल हुए तो शायद समाज के लिए तो भला हो गया। शायद आज अब अगर आप बन भी जाते एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर, तो शायद ये फेम ना होता आपके पास। क्या तब रिएक्शन था, तब क्या रिएक्ट करते, और आज आपके रिएक्शंस क्या हैं, क्या कहानी है सर? नहीं, मैं तो सिविल सर्वेंट भी नहीं बनना चाहता था। मेरा इरादा ये था कि लॉ करेंगे, ठेकेदारी करेंगे और राजनीति करेंगे, शुद्ध राजनीति। हाँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो 96 की बात है, वो लखनऊ में रहते थे, तो मैं उनके यहाँ रुका हुआ था एक रात। तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया कि अवध कुछ नहीं पढ़ना होता है, और तुम्हारा वैसे भी फर्स्ट डिवीजन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और ये है और वो है, और जमकर ब्रेन वॉश किया। भगवान जाने उन्होंने क्यों किया, पर उन्होंने किया। और वहाँ से मेरी तैयारी का दौर शुरू हुआ। लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे बायोलॉजी और जूलॉजी में फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे कहा ना, जूलॉजी और बॉटनी। अब मैं पहले दिन कोचिंग में जाके बैठा, और सब लड़के ऐसे ताव में बैठे हुए, कोई हिंदू लिए हुए, कोई चश्मा लगाए हुए, और हमें तो पूरा 2.5 घंटा बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। सब ऊपर से चला गया कि पता नहीं क्या बता रहा है यार, नेशनल इनकम कुछ कह तो रहा था ये टीचर। और लड़के फिर क्लास के बाहर निकले, और एक दूसरे को देखते हुए कि हाँ यस वेरी गुड क्लास। तो हमें लगा कि फंस गए।
मतलब इतनी बुरी स्थिति में आप थे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक पता ही नहीं था। अच्छा तो हम यहाँ गए, लेकिन वापस नहीं जा सकते थे। ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि सबको बता के आए थे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को ये जीने नहीं देते कि बड़े ताव से गए थे आईएएस की तैयारी करना। तो उसमें मैं पूरे जिले में आपका हाँ पूरे जिले में इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अवध आईएएस बनने गए। अच्छा बन के ही लौटे। तो उसमें मेरी मदद की हमारे एक टीचर है मिस्टर PS रविंद्रन, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा अवध देखो आईएएस की तैयारी जो होती है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है, तैयारी एक अलग चीज़ है। तो मैंने कहा सर ये क्या अलग है? बोला जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है उसकी तैयारी कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। वो इलाहाबाद में पढ़े, वो दिल्ली में पढ़े, वो लंदन में पढ़े, नहीं हो सकता। तो विस्तार से हाँ, अब पढ़ाई का मतलब यह है कि आपको यह पता है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, कब हुआ। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या क्या डेवलपमेंट्स थे, ये तो पढ़ाई हो गई। उस पढ़ाई से जो एक पिक्चर, जैसे आज उत्तर भारत है, या हम पूरे भारत को ही कह लें, विशेषकर उत्तर भारत, जातिवाद फिर से उभर रहा है, संप्रदायवाद फिर से उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में बात होती होगी कि यार ये क्यों हो रहा है। हम तो भारतीय हैं, 1947 में हम भारतीय बन गए, आज़ाद हो गए। अब तो यहाँ ना कोई ब्राह्मण है, ना दलित है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, बेसिकली सब भारतीय हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि 75 साल बाद इस देश में ये कुरीतियाँ फिर सर उठा रही हैं? क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं बदली। जैसे अमेरिका है, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति ने इकोनॉमी को बदला, और जैसे इकोनॉमी बदलेगी वैसे ही समाज बदलेगा। आप अफगानिस्तान देखिए, वहाँ की औरतें गुलाम हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। सोशल इंडिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आप क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 10th में पिताजी से पूछते थे कि पापा गोवा चले जाए। अब आप प्रेम में पूछ सकते हैं, सम्मान में पूछ सकते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं पूछ सकते। तो ये जो तैयारी, आईएएस की तैयारी का मतलब होता है एक विजन डेवलप होना कि उत्तर भारत में अगर जातिवाद खत्म करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? औद्योगिक क्रांति। क्या होगा इससे? अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, इकोनॉमी बदलेगी, तो एक नया वर्ग समाज में पैदा हो जाएगा, कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हो जाएगा, मिडिल क्लास पैदा हो जाएगा, वर्किंग क्लास पैदा हो जाएगा। तो ये जो नए क्लास पैदा हो जाएंगे ये पुराने क्लास को पीछे कर देंगे। अब क्या होगा? वर्किंग क्लास में तो सभी होंगे ना, तो वर्किंग क्लास का कॉमन इंटरेस्ट होगा। अभी क्या है कि अभी ब्राह्मण है, दलित है, मुसलमान है, हिंदू है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। लेकिन जहां औद्योगिक क्रांति हुई वहां एक क्लास होगा वर्किंग, एक क्लास होगा मिडिल, उस मिडिल क्लास में सब होंगे, तो इंटरेस्ट पूरे मिडिल क्लास का होगा, वो मिडिल क्लास एक हो जाएगा। तो आईएएस की तैयारी का मतलब पढ़ाई के ऊपर बना हुआ महल किसका? विजन का, फार साइटेडनेस का। ये है आईएएस की तैयारी, जो मुझे मिस्टर PS रविंद्रन ने बताया। ठीक है, तो आपको आईएएस की तरफ एक व्यक्ति लेके गए, ठीक है, बहुत सम्मान के साथ। अगर मैं बात करूं आपके स्कूलिंग डेज की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके स्कूल का नाम भी है और वहां के भी दिन अगर आप याद करें, क्या आप उस समय एक ऐसे छात्र थे जो कि कभी जाएगा और सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, या फिर नहीं भाई साइकिल चला रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है? नहीं, स्कूल में तो मुझे फातिमा इंटर कॉलेज गोंडा में है, और काशी है, मक्का है हमारे लिए वो। तो सेफ्टी के लिए दोनों हाँ, नहीं तो फिर वो चिल्लाएंगे ना कि देखो मौलाना के मुंह से निकल गया मक्का। तो स्कूल में पढ़ने बहुत कम गया, मेरी अटेंडेंस थी 39% 12th में। फादर साइमन मेरी क्लास में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर ओझा, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने कहा वाई फादर? इस तरीके से ही बात करते थे। हाँ, मैंने कहा वाई फादर? बोले योर अटेंडेंस इज सिंपली 39%। मैंने कहा ओके फादर, कोई बात नहीं फादर, यूपी बोर्ड का तो भरी रखा है। तो बोले व्हाट डू यू मीन बाय यूपी बोर्ड? मैंने कहा वो आप जाने दो, आप नहीं समझ पाओगे। 2 दिन बाद अटेंडेंस रजिस्टर गायब हो गया, उसका भी इल्जाम मेरे ही ऊपर है। होना भी चाहिए। और उस रजिस्टर को एक ऐसे आदमी ने निकाला था जिसकी इमेज संत की थी हमारे स्कूल में। अभी वो दुबई में है, दानिश भाई, मैं उनको इस चैनल से शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। दानिश फिरोज शमसी, बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे खानदान से बड़े नहीं दोस्त थे मेरे, पता नहीं क्यों मेरे साथ रहते थे। इतने अच्छे व्यक्ति थे तो नहीं, कुछ लोगों के अंदर कुछ बुराइयां नहीं होती, लेकिन वो रहते बुरे लोगों के साथ हैं। और भाई हमारा क्या था कि भाई स्कूल के बाहर निकले तो सिगरेट जला ली, ये कर लिया, वो नेक स्कूल के दिनों से लगता था कि लिखना पड़ेगा। हमें लगता था, एक्चुअली हम भी कहाँ से इंस्पायर्ड थे? दीवार देख के, लावारिस देख के। हमारा भी तो कोई इंस्पिरेशन था बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में दिखाते थे बदमाशों की हाथ थोड़ा तिरछा करके और सिगरेट लेकर और चेन बना रहे, तो वहां से हमें पता चलता था कि बदमाशी का मतलब होता है सिगरेट पीना।
तो जब हम स्कूल के बाहर खड़े होकर पीते थे तो हमें लगता कि लोग बहुत गौर से देख रहे होंगे कि अवध ओझा बहुत ऐसा प्राउड फील, हाँ एक मतलब मैच्योर हो गए और बड़े हैं और तोप खान टाइप के आदमी। तो दानिश भाई ने वो रजिस्टर गायब किया और उस रजिस्टर की कहानी है कि मेरे फादर प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि FIR कराई उन्होंने, मेरी माँ लॉयर, तो उन्होंने कहा यार तुमने लिया कि नहीं, रजिस्टर के लिए, हाँ चोरी है ना वो, इसके लिए FIR तक हो गई। FIR हो गई और हमारे कोतवाल सामने में बुलाया और सेम रजिस्टर हूबहू वही रजिस्टर सामने, बोले ये मिल गया रजिस्टर, पर जिसने वापस किया वो आपका नाम ले रहा है। मैंने कहा सर पहली बात तो मैं ले ही नहीं गया और दूसरी बात जो ले गया वो आपको दे गया, आप मेरा नहीं बोले, वो आपका नाम ले रहा है, क्योंकि जिस दिन वो रजिस्टर चोरी हुआ था उसकी शाम को वो जला दिया गया था, तो रजिस्टर वापस आने का कोई चांस ही नहीं था। कुछ एकदम फिल्मी स्टाइल से आपकी जीवन की शुरुआत हुई है। तो फिर खैर अब फादर के पास कोई सबूत तो था नहीं, हमने +2 का एग्जाम दिया, बच गए और दोस्तों की वजह से पास भी हो गए। कभी कभी फेल हुए हैं क्या आप स्कूल डेज में? 8th में फेल हुए संस्कृत में, अच्छा, और तो साल खराब हुआ था? नहीं 6th वो सेकंड टर्म एग्जाम होता है उसमें फेल हुए थे। अच्छा, और 12th में कंपार्टमेंट आई थी केमिस्ट्री में, 12th में कंपार्टमेंट, केमिस्ट्री में तो समय खराब किया उसने आपको? थोड़ा सा 3 महीने बाद कंपार्टमेंट पूरा हुआ तो फिर 12th क्लियर हो गया तो जो आपने विषय 12th में लिया साइंस, हाँ अपनी पसंद से लिया कि माता पिता का आशीर्वाद था कि भाई? फिर माता जी का, माता जी से कहता था कि मैया मैं साइंस पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे ये इनर्शिया, मास, मोमेंटम, फोर्स, ये सब बहुत, हाँ ये सब नहीं समझ में आते। बोलती थी अरे मेरा सपना है डॉक्टर तुम बनोगे, अब मैं कैसे डॉक्टर बन सकता हूँ, कितना पेशेंस का काम है डॉक्टर का, वो फोर्क पकड़ के स्किन उठाना, मेरा तो है कि डाल के खोलो पहले देखो क्या है इसके अंदर, हर आदमी का नेचर ऑफ जॉब है, तो हम इतना थोड़ी देख सकते कि चाकू को भी ऐसे ही, हाँ कि अरे भैया, हाँ वो थोड़ी करेंगे, लेकिन वो कहती थी नहीं, ये पेरेंट्स की, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी है कि मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चों की भी भावनाओं को रिस्पेक्ट करें, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कुछ चाहते हैं, और आज के ज़माने में, हमारे समय में तो खैर स्कोप कम थे, लेकिन आज तो कितने सारे स्कोप हैं, अनलिमिटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को बच्चों को प्रेशराइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपके तो पिताजी तो कभी प्रेशर नहीं करते थे? पिताजी का पहले तो नाम लेते हुए आदर के साथ और माताजी का बाद में, तो कहानी क्या है? मतलब एक अनोखी शख्सियत है वो, अनोखी शख्सियत, क्योंकि मेरे पिताजी, मुझे लगता है कि शायद भगवान उनके नाम के साथ, हाँ श्री माता प्रसाद ओझा जी, वो मुझे लगता है कि भगवान उनके रूप में आया मुझे, जिसको कहते हैं पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, क्योंकि मारा नहीं उन्होंने मुझे। अच्छा, कभी भी नहीं? कभी नहीं, किसी बात के लिए नहीं। और जहाँ से आप आते हैं वहाँ पिताजी ऐसे अक्सर होते नहीं? बिल्कुल नहीं, हमारे फ्रेंड्स के पिताजी उनसे बोलते थे कि अगर हमने तुझे अवध ओझा के साथ देखा तो हम तेरी टांग तोड़ डालेंगे। लेकिन आज भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मेरे वही फ्रेंड्स अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। वही पेरेंट्स हैं। हाँ कि नहीं अवध मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तो मेरे पिताजी पहली बात तो मुझे कभी नहीं मारा उन्होंने, और पेशे से पोस्टमास्टर, पोस्ट ऑफिस में थे और पोस्टमास्टर से रिटायर हुए। अच्छा, और वो एक छोटी सी घटना बताऊंगा, उनकी कोट करूंगा कि गोंडा से लखनऊ की MST बनती थी 500-550 रुपये की। तो उनका तरीका क्या था मुझसे बात करने का, मुझे समझाने का। तो MST बनती थी तो 550 में जनरल की MST, और 50 रुपये में शायद SC की MST बनती थी। तो 50 या 100 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उन्होंने कहा मैंने बनवा लिया SC का MST बनवा लिया, जुगाड़ उगाड़ लगा के। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने कहा 50 रुपये में महीने भर लखनऊ जाएंगे। कहा अच्छा कैसे? तो मैंने कहा वो SC का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो बोले अच्छा वाह यार, तो 50 रुपये में पूरे महीने जाओगे? मैंने कहा जी पूरे महीने जाएंगे। क्या बहुत अच्छा, इसी को टैलेंट कहते हैं। और तुम यार 50 रुपये के लिए SC हो गए तो 50,000 रुपये में तो तुम दलाल हो जाओगे। और इतना कह के वो उठे और चले गए। और मैंने MST फाड़ी। फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ समझाना हो तो, ये सब क्या करते हो? बोले यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो सुविधा दी गई है किसी समुदाय विशेष को, वो गरीब हैं, वो मेन धारा में नहीं है, तो और तुम्हें जब बेईमानी ही करनी है तो कुछ ऐसा करो कि इतिहास में सिकंदर के बाद बेईमानों में तुम्हारा नाम रहे। जब महिला ही खा रहे हो तो गौरैया के क्यों खा रहे हो, हाथी का खाओ। मैंने कहा यार ये बात तो ये शख्सियत है उनकी। और कभी नहीं मैंने कहा ये करना है, नेतागिरी करनी, हाँ करो, ठेकेदारी करनी करो, मतलब मैं जो कहता हूँ उनके लिए ब्रह्म वाक्य। कभी आपको रोका नहीं, टोका नहीं? कभी नहीं। हमसे वो सिगरेट वाला इंसिडेंट था कि जब वो मेरे लिए सिगरेट का डिब्बा लेकर आए और कहीं देख लिया उन्होंने दुकान के पीछे खड़े होकर सिगरेट पी, वो लेकर आए आपके लिए? हाँ, मैं दुकान के पीछे कहीं पी रहा था, सिगरेट देख लिया उन्होंने। अब वो देख लिया तो उन्होंने शाम को मुझसे पूछा कि सबसे अच्छी सिगरेट किस ब्रांड की। तो मुझे लगा पिताजी को क्या हो गया यार, सिगरेट पूछ रहे। तो उस जमाने में विल्स अच्छी मानी जाती थी, कैप्स्टन और ये सब होती, तो उन्होंने कहा विल्स अच्छी होती। तो वो हाँ जूरियस टू हेल्थ, तो एक गत्ता पूरा और ग्रे कलर का एस्ट्रे लाइटर। और फिर उन्होंने मुझसे आके कहा कि देखो बेटा, दुकान के पीछे चोर लोग खड़े होकर पीते हैं, घर में बैठा करो शाही ढंग से।
तो उन्होंने कहा तुम जो काम करते हो अगर उसमें गिल्ट पैदा हो रहा है, ये मैं सबसे कह रहा हूं, आप जो काम करते हैं अगर उसमें गिल्ट पैदा हो रहा है तो मानी सी बात है कि आप गलत कर रहे हैं, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि जिन खाने पीने के पीछे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और एनर्जी नहीं दिया हुआ है, उनको पीने से आप वाकई में मौत के मुंह में जा रहे हैं। बिल्कुल। और आपके पिताजी ऐसे हैं कि आपने एक इंटरव्यू के दौरान मैंने सुना था कि कोई बाहर वाला बिगाड़ दे उससे पहले मैं ही। हाँ, मैं बिगाड़ दूं। वो कहते थे कि दुनिया में इंसान को समाज बिगाड़ता ही है। अच्छा। उन्होंने कहा किसी के माँ बाप ने किसी को नहीं बिगाड़ा। एकदम सही बात है। अब मैं देखता हूँ किसी ने घर में सिगरेट पीना नहीं सीखा, किसी ने घर में शराब पीना नहीं सीखा। ठीक है। कुछ अपवाद कम्युनिटीज हैं जो ऐसा करती हैं, पर उनके यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर वैसा है। हमारी तरफ उत्तर भारत में, इसके समाज में ऐसा नहीं। मतलब कोई शायद ही रेयर केस में अपने पिता के साथ बैठ के शराब पी ले या बियर पी ले, सिगरेट पी ले। तो वो कहते थे कि समाज का काम है बिगाड़ना, तो जो काम समाज करना चाहता है वो मैं ही कर दूंगा, तो समाज उस काम से वंचित रह जाएगा और फिर तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर ही ले जाओगे। तो वो चीज़ मुझे उस वक्त तो नहीं समझ में आती थी उनकी, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता था कि ये कोई बदला ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता था। तो आपकी जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी उसमें आपकी माताजी जाती थी या पिताजी जाते थे, क्या कॉन्सेप्ट रहता था? फादर आपके काफ़ी, वो जो स्कूल के थे, काफ़ी आपके विपक्ष में रहे हैं हमेशा। पिताजी तो कभी नहीं गए, एक बार गए थे बस, वो शराब वाला इंसिडेंट था उसमें गए थे। क्या वो किस्सा क्या था जरा? नहीं, उसमें ये था कि शराब की बोतल पकड़ी गई स्कूल में। तो फादर प्रिंसिपल ने आके मुझसे कहा कि यू ब्रिंग, आई टुडे आई गॉट द एविडेंस, यू ब्रिंग लिकर इन द स्कूल। तो मैंने कहा नो सर। अरे बोले यू हैव ब्रॉट इट। अच्छा। तो वो ले गए मुझे अपने ऑफिस में, तो वहाँ बॉटल रखी हुई थी। बोले सी। तो मैंने बॉटल को बड़े गौर से देखा, फिर मैं भाग के अपने क्लास में गया, अपना बैग दौड़ के लेकर आया और फादर के सामने मैंने बैग खोला, मैंने कहा फादर माय बॉटल इज इन माय बैग। तब उन्होंने कहा यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ओ गो एंड कॉल योर फादर। तो पिताजी मेरे आए सुबह, तो फादर ने उनसे बताया कि आपका लड़का स्कूल में शराब पीता। तो उन्होंने ऐसे देखा, मित्र स्कूल में नहीं पीते हैं ना, घर पे पिया करो। तो समझा दिया, बोले अब नहीं पिएगा, मत पीना, समझा दिया। तो वो तो पहले बेचारे शॉक हो गए कि यार ये कैसा बाप है। उन्होंने इमेजिन किया था कि मारेगा ये, मारा नहीं उन्होंने। फिर जो है वहाँ एक मेरे सीनियर बैठे, तो उन्होंने फादर से कहा कि फादर आपने गलत आदमी को बुला लिया, इन्हीं की वजह से तो ये बर्बाद है, इसकी माँ को बुलाइए। अच्छा। तो दूसरे दिन माता जी आई, तो उन्होंने तो सुनते ही पीटना शुरू कर दिया। तो फादर को बड़ी खुशी हुई कि हाँ हाँ ये राइट पर्सन है, आई कॉल द राइट पर्सन। लेकिन मेरे माँ बाप एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक घर में प्रेशर होना ही चाहिए। पहले मुझे लगता था मेरी माँ दुश्मन है मेरी, लेकिन वो बहुत अच्छा काम किया उसने। तो आपके पिताजी को हैंडल कैसे किया आपकी माताजी ने, क्योंकि वो एक अलग पर्सनालिटी है? हैंडल क्या, मेरी वजह से झगड़ा होता रहता था। एक बार डाइवोर्स की नौबत आ गई, मेरी माँ ने कहा मैं रहूंगी भाई, नहीं तुम्हारे उस साथ। दौर में डाइवोर्स बड़ी बात थी। हाँ, बड़ी बात। तो क्या किस तरह की डाइवोर्स होने की बात आ गई? मतलब दुनिया भर के उटपटांग काम करने, कहीं ताश की गड्डी पकड़ी जा रही, कहीं कुछ पकड़ा जा रहा है, कहीं शराब पकड़ी जा रही है, बीड़ी बंडल रखा हुआ है। तो अब माँ का तो दर्द जायज सा है ना, कि बेटा, एक ही बेटा है, वो भी मिटता जा रहा है, और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं बहुत सही जा रहा है। नशा 9 रत्नों में से एक है। बहुत कितना बर्दाश्त करेगा कोई आदमी। उन्होंने कहा मुझे रहना ही नहीं। खैर किसी तरह मुद्दा शांत हुआ, लेकिन वो अच्छा। माताजी आपकी लॉयर? माताजी मेरी लॉयर हैं, गोंडा हाई सिविल कोर्ट में। अच्छा। 1980 से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, वो उस दौर में लॉयर बनी, ये भी एक अचीवमेंट रही होगी आपकी? बहुत बड़ी अचीवमेंट रही, क्योंकि जिस वक्त औरतों को बाहर निकलना ही मुश्किल माना जाता था, उस समय एक सामंतवादी समाज में सिर्फ पुरुषों के बीच जाकर वकालत जैसे व्यवसाय को करना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो उनका एक, उनके अंदर एक है, योद्धा की प्रवृत्ति है, लड़ने की प्रवृत्ति है, वो शायद मुझे उनसे मिली है। और क्योंकि वो मेरा नेचर, उनका नेचर एकदम सेम है। मेरे फादर कहेंगे किसी बात पे कि जाने दो, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, जाने को दो, खत्म ही करो इसको यहाँ पे। तो वो उनसे आ गई कि ठीक है, नहीं नहीं एकदम सही कह रही। तो माता जी का एक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो मानता हूँ कि उस शहर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके पीछे कोई ना हो और वो एक समाज में जाके अपना एक मुकाम बनाए, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट। आपकी एक वीडियो में मैंने देखा था कि किसी को माफ़ मत करना, मतलब माफ़ नहीं करना है, डोंट फॉरगिव, ये भगवान का काम है। ये मतलब आज माफ़ कर दो, कुछ साल बाद उसका हिसाब ऐसा करो कि ये किस परिप्रेक्ष्य में आपने? नहीं, एक्चुअली मैं एक हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट जब पढ़ाता हूँ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड फेथ इन द गेम ऑफ एम्बिशन। महत्वाकांक्षा के खेल में फेथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसमें एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो चाइना पे उन्होंने फेथ किया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, आखिर चीन ने उनको धोखा दिया। तो जहाँ एम्बिशन का गेम है वहाँ फेथ नहीं होता। एक छोटा सा इंसिडेंट है, बर्लिन कांग्रेस। तो रूस और जर्मनी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जर्मनी और रूस और ब्रिटेन के बीच में झगड़ा होता है, और बिस्मार्क मध्यस्थता करता है, मिडिलमैन बनता है। तो रूस को पता होता है कि बिस्मार्क मेरा दोस्त है, लेकिन बिस्मार्क रूस को धोखा देता है 1878। तो जब मैं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड फेथ इन द गेम ऑफ एम्बिशन। और ऐसा होगा जीवन में कि कभी कभी आपको कोई डिसीव करेगा, बिट्रे करेगा, बिट्रायल करेगा, पर एरिस्टोक्रेसी उस वक्त मुस्कुराने को कहती है। सही काम आदमी रोने लगता है कि आप, तुमने मुझे लूटा, बर्बाद किया। नहीं नहीं, आप मुस्कुराइए, हाथ मिलाइए, आप अगले आदमी से कहिए कि अच्छा खेलते हो।
तो आप कुछ कुछ नेता वाले आपके गुण मुझे नजर तो आ रहे हैं। कोई इंटरेस्ट है आपका इसमें? इंटरेस्ट है, पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव नहीं हर मंच लड़ेंगे पे- तो क्या सीधा राष्ट्रपति? नहीं, मेरा एक मुकाम है कि मुझे स्कूल खोलना है। अच्छा, मैं वो हाँ, बार बार हाँ, कह चुका हूँ अच्छा। कि एजुकेशन सेक्टर में ही मुझे काम करना 2023 में आपने एक हाँ, कुछ 2023 स्कूल, दिसंबर। कहाँ खुलेगा ये स्कूल और कितना बड़ा होगा, क्या होगा? है। ये स्कूल इलाहाबाद से और चाक घाट के बीच में एक जगह है, वहाँ पे खुलेगा। जमीन हो गई? जमीन हो गई फाइनल। अच्छा। और हमारे कई सारे दोस्त हैं जिन लोगों ने, Investors। हाँ, इन्वेस्टर्स जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। और मेरा पूरा गोल है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश का बच्चा मॉल जाने पर खुश हो जाता है, माँ बाप ने कहा मॉल चलना है, बच्चे तैयार, ठीक है। 2 बजे रात में आपने अपने बच्चे कान में कहा मॉल, खड़ा हो गया। और आपने 8 बजे सुबह अपने बच्चे कान में कहा स्कूल, वो कह रहा पापा यहाँ पे बहुत पेन हो रहा। मैं इस ट्रेंड को तोड़ना चाहता हूँ कि जब हम अपने बच्चों के कान में कहें स्कूल तो खड़े हो जाए कि हमें जाना है। ऐसी एक ट्रेंड शुरू करना चाहता हूँ इस कंट्री में। तो क्लास 12 तक ही क्लास 12 तक, स्कूलिंग तक उससे, ठीक है। हाँ, स्कूलिंग। और वो 2023 में पूरा बन के तैयार हो जाएगा, भगवान का एफिलिएशन वगैरह सब कुछ का उसका? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तो बस शुरुआत करनी है। तो मेरे ख्याल से 10 फरवरी के बाद से उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। और 2023 के अंत तक मैं कहूँ शुरुआत हो जाए तो वो बन जाएगा। और जैसे कि 2024 की बात है, राम मंदिर भी बन रहा है, तो एक आपका शिक्षा का मंदिर भी बन जाएगा। बिल्कुल। भगवान ने चाहा तो शिक्षा का मंदिर भी बन जाएगा। शिक्षा का मंदिर बन जाएगा, ठीक है। आपकी माताजी की बात यहाँ जब भी आती है, क्योंकि वो एक लॉयर हैं, एक किस्सा आपका याद आता है। बॉलीवुड की भी आपने बात कही थी, कुछ गोली वोली चला दी थी आपने, क्या क्या किस्सा था? देखिए, ये ऑन कैमरा बोलने वाले हैं बहुत कुछ, ये शिक्षक हैं लेकिन गोली चला चुके हैं। नहीं, किस्सा ये था कि मैं एक मूवी देखने गया था, चरस, चरस? धर्मेंद्र जी की मूवी है। अच्छा। तो उसमें एक साहब, अब शहर में क्लास 11th के बाद से मेरी एक अलग इमेज बन गई थी कि भैया ये लड़का बदमाशी करता है। और उसके मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के समाज में कोई बदमाश बनता नहीं है, समाज उसको बदमाश बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे माता पिता हैं, उनको लोगों ने इतना परेशान किया, इतना, मतलब मेरे पिता को तो मुझे लगता है कि शायद वो 10-15 साल तो गाँव ही नहीं गए। ऐसा क्या कर दिया? खेत, जमीन। अच्छा, तो आप गांव नहीं जाएंगे तो आपकी जमीन आपके रिश्तेदार पटीदार हड़प लेंगे। इतना अगर आप कमजोर हैं इस देश में तो आपको लोग इतना अब मुझे लगता है कि इस देश में भगवान हथियार लेके क्यों चलता है? और जिस भगवान के हाथ में नहीं है उसकी इस देश में पूजा भी नहीं होती। ब्रह्मा जी की, ठीक है, एक मंदिर है पुष्कर में, वहां भी बहुत कम लोग जाते हैं। तो जिस देश में भगवान को विवश होकर अस्त्र लेके चलना पड़ता है, तो उसका समाज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कतें खड़ी करता होगा। उसी से इंस्पायर्ड होकर आपने? नहीं, तो फिर एक घटनाएं घटती रही, घर पर, गांव में, बाहर, सब तरफ घटनाएं घटती रही। उसी बीच दरमियान क्या हुआ कि मैं मूवी देखने गया और वहाँ पे एक साहब राइवल गैंग के थे और उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बिना मतलब, कोई मतलब नहीं था, मैंने उसको ऑन कैमरा तब भी कहा था कि बुलाया, और बुला कर उन्होंने एक रसीद कर दिया, एक चाटा मारा। क्या परिचय था उनका, क्या थे वो, मतलब? है एक लोकल ठेकेदार ही हैं। अच्छा, उनका मॉल तो नहीं था वो? नहीं। अच्छा। सिनेमा हॉल हमारे एक सांसद हुआ करते थे बीजेपी के, सत्यदेव सिंह। अच्छा, ठीक। उनके कोई रिलेटिव है, उनका था। उस वक्त वो सांसद थे भी, सत्यदेव सिंह जी सांसद थे, अब तो रहे नहीं। तो मतलब उस घटना ने मेरे अंदर एक अलग सी आग पैदा कर दी कि आज अब इनका रहने का कोई मतलब नहीं है, अब ये नहीं रहेंगे। तो फिर मैं घर गया और मेरे दोस्तों ने बड़ा सहयोग किया। वो निकल के आया कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी। तो आधे घंटे गोली चली थी वहाँ पे कुंवर पिक्चर पैलेस पे। आधे घंटे तक? हाफ एन आवर चलती ही रही। और इतने प्रख्यात आदमी का सिनेमा हॉल तो होने, आपको हथियार मिला कैसे, मतलब ये सवाल अगर इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, हथियार मिलने की बात नहीं थी। आज भी मिर्जापुर देखने के बाद शायद ये सवाल कोई नहीं करे, क्योंकि यूपी अब तो खैर बहुत सीमित संसाधन थे। अब तो यह है कि हर गली कूचे में हर चीज अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ तो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, वो तो जीप की स्टीयरिंग से उसका 12 बोर का कट्टा बना देते हैं। अच्छा। इलाहाबाद में तो 64 की तंबाकू की डिब्बी है, अच्छा। उससे बम बना के वो ट्रायल होता है वहाँ। वो रैगिंग यहीं से शुरू होती है। तो मिर्जापुर तो बहुत बाद में आई, लेकिन वो तब तक शायद मिर्जापुर चित्रण उसी सब चीजों का ही तो है उसमें कि हाँ, बिल्कुल। मिर्जापुर इज बेसिकली द राइट प्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ यूपी एंड बिहार। ठीक, कि ऐसा ही होता है। इसलिए आप देखो, जब कोई चीज तत्कालिक समय से मेल खा जाती तो वो हिट बहुत करती है। सबने लाइक किया उसको, क्योंकि हर आदमी को लगा कि यार कहीं ना कहीं हमारे इलाके की, कुछ लोगों को तो ये लगा कि मेरी कहानी चल रही, मैं ही हूँ अखंडानंद। और इतनी ब्लैक स्कॉर्पियो बिकी उसके बाद। हाँ, तो एरिया ही है थोड़ा, दरअसल लैंडेड एरिया है ना, तो वायलेंस तो होगा ही। जमीन कब्जा करने के लिए और संसाधनों पर अपनी नजर रखने के लिए, इंडस्ट्री है नहीं तो ठेकेदारी ही सोर्स ऑफ इनकम है, तो वायलेंस का तो कोई रोक ही नहीं सकता वहाँ। चलिए, अगर मान लीजिए आप एक एक्टर होते, कलाकार होते, आपको बोलता मैं एक आप किरदार चुन लीजिए मिर्जापुर में, आप कौन सा किरदार, आप दिल से बताइए, मैं फिट बैठता हूँ इस किरदार के लिए, बोल दीजिए कोई। मैं तो अखंडानंद का, अरे वाह, आइडियल आदमी है वो, मतलब जो उसकी परफेक्शन है, वो एक
और पंकज जी ने बहुत अच्छी अदाकारी भी की स्क्रिप्ट के हिसाब से, मतलब मुझे लगता है उस अदाकारी को उनसे अच्छा कोई शायद चिल्लम ही कर चिल्ली पाता। नहीं, कोई हाँ, नाटक हाँ, नहीं, बिल्कुल बड़े प्यार से सलीके से। डायलॉग मतलब जब वो सीएम के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे की बलि मांग रहे थे, अपने बेटे की बलि कोई देता है? तो सीएम साहब कहते हैं हमारे पार्टी की छवि वो भी सुधर जाएगी। पीछे एक खरगोश बैठे हुए हैं, गोरखपुर गोली कांड में ये भी थे। अच्छा, ललित बहुत 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 शांति से और बहुत तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी। ठीक है, एक अच्छी बात है, आप बार बार इंस्पायर्ड होते हैं। काका का तो नहीं सुनाना पड़ेगा यहाँ पर। कितना बढ़िया कमेंट है वो। हाँ, कितना बढ़िया कमेंट। इतना वो कमेंट है, आप उस सीन को देखिए। वो रतिशंकर जी जब कहते हैं कि चलो काका काका सुनाओ, तो वो कहता है ABCD, बोले प्रिंस चार्ल्स। ये जो आज उत्तर भारत का समाज नौकरी मांग रहा है, इसको काका गागा नहीं आता कि उसको बोलकर ये अपनी जिंदगी बचा ले। तो वही गुड्डू भैया जब रतिशंकर को मारते हैं तो पूरी काका गागा सुनाते हैं और ये साबित करते हैं कि मैं योग्य था तुझे मारने के लिए। कालर पकड़ते नहीं, काका गागा। मुझे लगता है उसके बाद लोगों ने काका काका पढ़ना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मूवीज, सीरियल्स, ये सब मैसेजेस होते हैं सोसाइटी में। ठीक है, आप बार बार, मैं इसलिए पूछूंगा, मिर्जापुर हो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर भी अगर हो, लेकिन ये सब इसमें चित्रण बहुत कुछ ऐसा किया, वायलेंस बहुत ज्यादा हो गई है। क्या बच्चों को आप कह रहे हैं, आप हंस के बता रहे हैं, इंस्पिरेशन अगर ले लें, पर ये नेगेटिविटी भी तो है कि कहीं गला रेत दिया जाता है, कहीं कुछ कर दिया जाता है। वो एक सच्चाई के तौर पर मुझे नहीं लगता दिखाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? नहीं देखिए, अब आज के समय में जो दौर चल रहा है, जहाँ इतनी ओपन ऑडियंस है और कैपिटलिज्म अपने विस्तार पे जा रहा है, ऑडियंस डिमांड करता है कि भाई हम तो देखेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि इससे जो इमेच्योर माइंड्स होते हैं वो उसी तरह का ऑरा पैदा करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाज भाई हमारे जब वो गला रेतते हैं दानिश का, तो वो एक सीन ऐसी है जो अगर 16 साल का लड़का देख ले तो उसे लगा कि यार जैसे इसका नाम हो गया ऐसे मेरा भी हो सकता है, तो वो ये अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये गलत मैसेज तो जा ही रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये एक इमेच्योर माइंड्स के लिए, और खासकर इमेच्योर, और दूसरी तरफ इतनी पॉपुलेशन है हमारी, तो कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन में भी ज्यादा हैं, तो उस दौर में ये सब चीजें नुकसान कर सकती हैं। तो उसको थोड़ा बैलेंस करके करना चाहिए, उसको बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए। पर स्क्रिप्ट की कभी कभी ऐसी डिमांड होती है कि डायरेक्टर को भी लगता है कि उसे बेचना। लेकिन है तो आपके सारे फेवरेट्स। फेवरेट मतलब यह है कि मैं जानता हूं जब कोई कलाकार अपने आप को उसमें डुबो देता है। जैसे नवाज भाई का जो गांजा की स्टिक पकड़ने की स्टाइल है, हाँ, वो एक गंजेड़ी ही पकड़ सकता है, या तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हो। जिस तरह से वो एक हाथ से लुंगी लपेट कर दूसरी हाथ से खींचते हैं, वो एक नौसिखिया आदमी नहीं कर सकता। वो कोई बहुत पेशेवर आदमी जिसने कम से कम उसको 10 साल किया हो, वो कर सकता है। तो वो एक्टिंग को रियल प्रेस कर देना, निटिग्रिटीज, बारीकियां, वो जिस तरीके से वो निभाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात हो गई, मिर्जापुर की बात हो गई, आपका भी एक किस्सा है कोई बल्ले का? बल्ले का यही था कि हमारे गुरुजी थे, तो उनको भाई जिनके माँ बाप अच्छे पदों पे थे उनसे बड़ा लगाव था। अच्छा। मैं तो ये हमारे देश के सम्मानीय टीचरों से मैं निवेदन करूंगा कि कभी किसी भी विद्यार्थी के माँ बाप के बारे में ना पूछें। और हर विद्यार्थी जब भी किसी शिक्षक के पास जाता है तो वो उसको अपना माँ बाप समझकर ही जाता है। ठीक। विद्यार्थी और डॉक्टर, शिक्षक और डॉक्टर, दो लोगों के पास जब भी लोग आते हैं तो सब कुछ मान कर ही आते हैं, माई बाप है। तो ऐसे में अगर शिक्षक बायस्ड होता है तो उससे बच्चा आहत बहुत होता है। तो हमारे टीचर थे, तो उनकी आदत थी कि जो बड़े घरों के लड़के हैं उनको टीम में रखना है, उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। तो एक मैच में मैंने अपने एक टीचर से कहा, मैंने कहा साहब हमको भी खिला लीजिए। तो बोले तुम्हारे बाप कभी बैट बॉल पकड़े? अब आप बताइए कि किसी शिक्षक को इस तरह की बातें शोभा देती? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे बाप तो बैट बॉल नहीं पकड़े, लेकिन मैं पकड़ा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कैसे बल्ला चलाया जाता है। तो बेचारे उसके बाद किसी ने उनको बोरा डाल के मारा, और अभी बड़ा इल्जाम लगाते रहे कि सबाबत ओझा का काम है। ये किसका काम था? नहीं, किसी का भी रहा हो, क्योंकि सताया तो उन्होंने बहुत लोगों का था, लेकिन वो बेचारे बड़े दुखी हुए इस बात को लेकर। तो इसमें आपका हाथ? नहीं, मेरा आपकी माता जी ने आपको कितनी बार वाकई बताई, बचाया कितनी बार? क्योंकि वकील थी। बहुत बार बचाया, मतलब उन्होंने तो मुझे कई बार बचाया, और उनकी वजह से ही मैं ज्यादातर बचता रहा। आप जेल गए? नहीं, मैं जेल नहीं गया हूँ। नहीं, बताइए। मैं कह रहा हूँ इतना सोचना तो नहीं पड़ता। नहीं। क्या कभी ऐसे ही कि ले गए कि थोड़ा घुमा के छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं। इज्जत हो गई समाज में। एक मतलब जो 307 के केस थे उसमें 307 का क्यों, किस तरीके से लगा? वो वही शूट आउट वाला था, तो उसका केस था। तो उसमें एक ही दिन में जमानत हुई थी, पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि 307 भी नॉन अवेलेबल वारंट होता है। तो उसमें पहले ही दिन, एक ही दिन में लोअर कोर्ट और सीजीएम के कोर्ट में एक ही दिन में जमानत हुई थी। वो एक रेयर इवेंट था, और वो भी जमानत, चूंकि जो वकील समुदाय थे वो सब एक साथ हो गए थे कि नहीं भाई हम स्टाफ का लड़का है और ऐसा है वैसा। अच्छा। तो वो एक दिन में जमानत। तो आपको पूरे स्टाफ ने मिलकर एक तरीके से? सबने वो पूरी वकील समुदाय ने, गोंडा का जो पूरा वकील समुदाय था, वो आपके साथ? वो साथ था, मतलब हमारे परिवार के साथ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। पिताजी को लोग हमारे बहुत मानते हैं। अच्छा। आज भी मेरे शहर में लोग मेरे पिताजी को बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो चूंकि वो सबका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो शायद उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के इज्जत में
तो एक आइडियल डैड कैसा होना चाहिए, आपके पिताजी जैसा? हाँ बिल्कुल, मेरे आइडियल डैड पिताजी जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर बेटा भी वैसा हो जो अपने पिता की बातों को समझे। जैसे मान लिया आपने अपने बेटे को कहा कि भाई ठीक है तुझे सिगरेट पीना हो तो पी ले, पता लगा वो पीने ही लगा, तो दोनों को होना चाहिए आइडियल। मतलब आइडियल फादर भी होना चाहिए और फिर आइडियल लड़का भी होना चाहिए जो अपने पिता को समझे कि यार ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जब भी मेरे फादर मुझसे कोई बात कहते थे तो मैं उस पर विचार जरूर करता था, क्योंकि और माता जी के हैं तो नहीं? माता जी तो मारती थी, वो कहती कहाँ थी, उनका तो एक ही हिसाब किताब था कि अकेले मिल जाए तो मारो उसको। तो कितना पिटे हैं आप? अरे बहुत बार पिटे हैं, कई बार बंद कर करके मारा है, बंद करके ताले में चली आती थी कचहरी, मैं दिन भर बंद रहता था, खिड़की पे खड़े होकर लड़कों से कहता था भैया ताला तोड़ दे यार। तो एक बार एक भाई साहब है हमारे सोसाइटी में थे, उन्होंने ताला तोड़ दिया था, वो भी बहुत मार खाए थे, चोरी वोरी का रिपोर्ट लिखा गया था उनके ऊपर। अच्छा। तो उसके बाद फिर किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी मुझे खोलने की। तो माता जी तो बहुत आतंक मचाती थी, वो तो